पधारो हमारे देश। बागोर की हवेली में आपका स्वागत है। ये हवेली उदयपुर शहर में लगभग 270 साल पुरानी है। 1751 में ये हमारे मेवाड़ के महाराणा जो थे उनके प्रधानमंत्री का निवास स्थान था और इस हवेली के अंदर 4 महाराणाओं का बचपन भी बीता है। 1940 में ये हवेली महाराणा ने अपने रॉयल गेस्ट हाउस की तरह यूज़ किया और फिर जब देश आज़ाद हुआ, राजपूताना कन्वर्ट इनटू द राजस्थान, तो इस हवेली को स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को हैंड ओवर कर दिया। 1986 में इसको रेनोवेट करके एक हेरिटेज म्यूज़ियम के अंदर कन्वर्ट किया। उदयपुर शहर में आज भी लगभग 165 हवेलियाँ हैं, उनमें बागोर की हवेली सबसे बड़ी है। इसमें प्रेजेंट टाइम के अंदर 136 कमरे हैं। उन्हीं कमरों को रिनोवेशन किया गया। 90 कमरों के अंदर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय ऑफिस चल रहा है। बाकी के 30 कमरों को हमने रेनोवेट करके राजपूत फैमिलीज़ के लिविंग लाइफस्टाइल, उनके कल्चर, कस्टम्स, लेडीज़ का घूंघट पर्दा, उनके लेगेसीज़, उनकी परंपराएं हवेलियों में कैसी हुआ करती थी, उसी को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो ये हवेली का प्रवेश द्वार है जिसके ऊपर हमने राइट और लेफ़्ट में बहुत सुंदर मिनिएचर पेंटिंग बनाई है। मेरे राइट साइड में आप देखें महाराणा जगत सिंह जी घुड़सवार घोड़े की सवारी कर रहे हैं और लेफ़्ट साइड के अंदर उनके छोटे भाई नाथ सिंह जी हाथी के ऊपर सवार हैं जी। बाहर हमने 2 आर्टिफिशियल तोप भी लगाई है और अंदर रखे डिस्प्ले से हम आपको एक जानकारी देंगे हवेलियों में मेवाड़ के राजा रजवाड़ों का जीवन शैली, उनका रहन सहन हवेलियों में कैसा होता था। इस पूरी हवेली के वास्तुशास्त्र का जो मेन अट्रैक्शन है ये सामने वाला वॉल स्ट्रक्चर है जिसे 1 पीस ऑफ सैंडस्टोन से बनाया है। तो आप लोग भी कल्पना करिए, इमेजिन करिए इस चट्टान को मोर देन 20 एलिफेंट यहाँ लेके आए, फिर आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन ने इसको हथौड़ी और छेनी से क्राफ्ट किया। नीचे बनाया कमल का फूल, बीच में लगाया पानी के फंवारे, ऊपर जो राउंड शेप देख रहे हैं उसके अंदर उनकी कुल देवी का मंदिर है। तो जब कभी उनके अतिथि गेस्ट वगैरह यहाँ विज़िट करते, पानी के फंवारे बिना बिजली, पावर, इलेक्ट्रिसिटी के चलते वो कैसे एग्जिस्ट हो रहे थे, कैसे चल रहे थे, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे जी। इस खुले आंगन में यहाँ मीठे पानी का कुआं है जो परिवार उनको किचन में, रसोई में और पीने में यूज़ करते थे। बाकी उनके लॉन्ड्री वॉश, उनके वॉशरूम के लिए जो पानी था वो लेक पिछोला से नौकर लेके आते और उनको ऊपर सर्व करते। जैसा आप जानते हो राजस्थान में हवेली और राजमहलों में अंदर जाने, बाहर निकलने के लिए 3 अलग अलग रास्ते होते। एक घर की जनानियों के लिए जो घूंघट पर्दा करती थी उनके रेस्पेक्ट के लिए, एक घर के मर्दों के लिए हुआ करता था, एक नौकर चाकर और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए जो परिवार को क्विक और फास्ट सर्विस सर्व करते थे। तो इस हवेली में हम जनाना महल में लेडीज़ वाले रास्तों से अंदर एंट्री करेंगे, मर्द वाले रास्तों से बाहर निकलेंगे। और डस्टबिन के पीछे ये जो छोटा दरवाज़ा है ये नौकर चाकर के लिए था जो परिवार को क्विक और फास्ट सर्विस सर्व करते थे। ये हवेली के जनाना महल में अंदर और बाहर निकलने के लिए रास्ते थे जी। ये सीढ़ियाँ सीधी इस हवेली के जनाना महल में खुलती हैं। हमारे राइट साइड में प्रवेश द्वार के ऊपर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। 270 साल हो गए रोज़ पूजा होती है और वही पुजारी काका आ रहे हैं जिनके दादा परदादा इस हवेलियों में अलग अलग मंदिरों की पूजा करते थे। अच्छा। 1940 में जो लास्ट परिवार इस हवेली में था उनके पास पावर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। सूर्यास्त के बाद अंधेरा होता तो इनमें दीपक रखे जाते और पूरी हवेली के अंदर 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लाइट रहती थी जी। गलियारों में रखे बड़े बड़े वेसल्स और बर्तन जिसमें परिवार के लिए हर रोज़ 5 पकवान, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाना बनाया जाता था। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि सेम क्वालिटी का खाना गरीब लोगों को चैरिटी डोनेशन में जाता और सेम क्वालिटी का खाना घर की नौकरानी और दासियों को भी मिलता जी। क्योंकि इतिहास में नौकरानी और दासी को मंथली वेतन और सैलरी नहीं मिलती। तो जो नौकरानी बेस्ट सर्विस सर्व करती तब रानी साहब खुश होकर उसको चांदी का सिक्का या कभी कभी ऐसी पुरानी चांदी की अंगूठी वगैरह उनको गिफ्ट करती थी जी। म्यूज़ियम के डिस्प्ले में रखे हुए कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जिसमें सारंगी, सूफ़ी कलाम, भजन कीर्तन के लिए कामियाचा यहाँ रखा हुआ है। तो परिवार के मनोरंजन के लिए गेट टुगेदर पार्टी, जब शादी ब्याह का मौका होता, होली दिवाली फेस्टिवल होते, भजन कीर्तन, सूफ़ी कलाम वगैरह सब इन्हीं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स पे गाया और बजाया जाता था जी। तो यहाँ हमने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के कलेक्शन रखे हैं
जिसमें सामने की तरफ नीचे कारपेट पे रुद्र वीणा रखा हुआ है, ऊपर लेफ़्ट साइड में आपको तानपुरा दिख रहा है, राइट साइड में सितार रखा हुआ है, बाहर रबाब, सरोद, और नीचे के स्टूडियोज़ में हमने 3 राज्यों की अलग अलग पगड़ियों का कलेक्शन रखा है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। आज भी हिंदुस्तान के अंदर हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ही रिफ्लेक्ट करते हैं हमारा धर्म, जात, कास्ट, प्लेस, जॉब और रिलीजन। इट मीन्स मैं अपनी पगड़ी का रंग और प्रिंट हर रोज़ बदल सकता हूँ, जिसको बांधने पहनने का शेप और स्टाइल नहीं बदल सकता। अच्छा। हिंदू लेडी साड़ी का कलर और प्रिंट चेंज कर सकती है, उसको पहनने ओढ़ने का पैटर्न और स्टाइल नहीं बदल सकती। तो ओनली स्टाइल रिफ्लेक्ट करता है समाज में कौन व्यक्ति क्या है। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हमारे गुजरात राज्य के अंदर राजकोट काठियावाड़ की पगड़ी आपके सामने है। फिर ऊपर देखें जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ जी, गुजरात में जैन महाजन बनिए की पगड़ी, गुजरात में मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार की पगड़ी, दर्जी की पगड़ी। तो कौन व्यक्ति समाज में क्या है ये उसकी पगड़ियों से पहचान होता था। आगे के स्टूडियो में हमने महाराष्ट्र की पगड़ियाँ रखी है, जिसमें छत्रपति महाराज शिवाजी, शिंदे शाही पगड़ी, होलकर्स की रखी हुई है। फिर पूना के जो ब्राह्मण थे पेशवा, बाजीराव पेशवा, उनकी पगड़ी सामने की तरफ रखी हुई है। और यहाँ हमने राजस्थान की पगड़ियों का भी एक कलेक्शन रखा है, और संग्रहालय के लिए एक मॉडल भी बना के रखा है, राजस्थान का सबसे बड़ा पगड़ी। कई बार आज भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जनरल नॉलेज में हमेशा से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी राजस्थान के किस संग्रहालय म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो उसका उत्तर और जो आंसर है वो बागोर की हवेली संग्रहालय म्यूज़ियम में ये विश्व का सबसे बड़ा पगड़ी का मॉडल रखा हुआ है, जिसे कोई राजा दरबार नहीं पहनता था जी। राजस्थान में दूध बेचने वाले गुर्जर, गाय भेड़ बकरी ऊँट चराने वाले रायका रेवारी, खेत खलिहानों में काम करने वाला डांगी किसान पटेल, ये मेवाड़ की शाही पाग। इस हवेली के उत्तराधिकारी थोड़ी भव्य सुंदर सुंदर पगड़ियाँ पहनते ताकि समाज में बहुत भव्य दिखें। फिर आप देखें मंगड़ियार हैं, लंगा है, भाट है, कालबेलिया है, लोहार है, और जयपुर की बड़ी चौपड़ पे बैठने वाले मुनीम की पगड़ी आपके सामने है। तो पगड़ी से पहचान होती मर्द कहाँ से रहने वाला है, क्या उसका काम है, क्या उसकी जाति है। राजस्थान में हर प्रतिष्ठित नोबल परिवार के घर में आप हमेशा से कांच और शीशे के बने हुए ये नाचते हुए मयूर और मोरनी को आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि राजस्थान में मोर, पीकॉक ये रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड कृष्णा को जी। ये हवेली का जनाना महल है, जिसमें फर्स्ट चैम्बर इस हवेली की जनानी लेडीज़ रानी सा का बैठक, वेलकम रूम, रिसेप्शन था। आसपास की हवेलियों से जब उनकी रिलेटिव, सिस्टर, फ्रेंड्स वगैरह यहाँ आती थी, लेडीज़ यहीं बैठती थी। फैमिली के पास फर्नीचर नहीं था, सोफ़ा, टेबल, चेयर नहीं था। वॉल टू वॉल नीचे कारपेट लगते, इस तरीके से नरम गद्दे, कुशन्स, गाव पिलो, सिटिंग अरेंजमेंट होता। हर छोटे बड़े कमरे को अलग करने के लिए बाम्बू ग्रास कर्टन लगे हुए थे। स्मोकिंग चैम्बर था, जहाँ सिल्वर हुक्के में फ्लेवर टबाकोस, कभी कभी और ओपियम भी सर्व किया जाता था। हिंदुस्तान में आयुर्वेद के अंदर अफीम को पेन किलर की तरह यूज़ किया जाता है जी। तो जब कभी किसी को उस दवाई की ज़रूरत पड़ती तो उनके परिवार के राजवैद्य की प्रेजेंस के अंदर उन्हें एक शॉर्ट अमाउंट का भी दिया जाता था। बहुत सारे ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में हमने चांदी के रखे हैं, क्योंकि ओवरऑल इंडियन कल्चर में चांदी को पवित्र, शुभ और शुद्ध माना गया है। सिल्वर का रेस्पेक्ट ज़्यादा है, गोल्ड का वैल्यू है। इत्र और परफ्यूम छिड़कने के लिए चांदी की प्लेट, चांदी के आप पंखे देख रहे हैं यहाँ पे, डोर स्टॉपर रखे हुए हैं, और ये थाल ढकने के लिए थाल पोश जी। हाथ के बीजड़ी पंखे हाथ से बने हुए। इंडिया में जब भी आप किसी संग्रहालय, म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं, उसके डिस्प्ले में रखी हुई जिन वस्तुओं को आप टच कर सकते हो वो हमेशा से रेप्लिका, डुप्लीकेट होती हैं, और जिनको आप टच नहीं कर सकते वो हमेशा से ओरिजिनल होती हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल,
मैं इस हुक्के को टच नहीं कर सकता, तो ये ओरिजिनल है। मैंने इस पंखे को टच कर लिया, जो सीलिंग फ़ैन हुआ करते थे, इसका मतलब ये डुप्लीकेट है। अच्छा। तो आप इमेजिन करो, जब ये रानी साहब 2 क्लैप करते तब नौकरानी अंदर आती, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज सर्व करती, और कुछ देर बाद जब ये रानी साहब 1 क्लैप, तो नौकरानी और दासियों को बाहर बैठना होता और ये पंखा चलाना होता। सामने उनका मेकअप और श्रृंगार कक्ष है। जब कभी यात्रा ट्रैवलिंग करते तो इसमें अलग अलग तरह की लिपस्टिक, कॉस्मेटिक रखा जाता है। ये उनका श्रृंगारदान। पोशाक आप सामने देख रहे हैं, सिल्क के ऊपर जरी का काम जी। कुमकुम, सिंदूर, काजल सब चांदी में रखा जाता। रानी के कॉस्मेटिक में 1% भी केमिकल या एसिड होता तो सिल्वर का कलर डार्क हो जाता। इसलिए उनको चांदी की प्लेट में सर्व करते खाना, कि कोई जहर या पॉइजन दे रहा है तो उसका पता प्लेट में लगता है जी। इसलिए राजस्थान में कहते हैं चांदी सच्ची, सोना झूठा। अच्छा। सिल्वर इज़ लॉयल एंड गोल्ड इज़ रॉयल इन राजस्थान। ये उनका हाईटेक स्पा और बाथरूम था। आर्टिस्ट थोड़ा इमेजिन विजुलाइज कर रहे हैं, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। रानी साहब को पेडिक्योर मिल रहा है, साथ में हुक्का चल रहा है। ये मुल्तानी मिट्टी में बॉडी पैक, फेस पैक, ब्यूटी पैक्स लग रहे हैं। ये 16 श्रृंगार ऐसे हुआ करते हैं। कोविड-19 में आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाया, क्योंकि इसी आर्टिस्ट के दादा परदादा राजा महाराजाओं के लिए ये पेंटिंग बनाते, ये सारी ओरिजिनल है जी। बाथरूम में इस दरवाजे के पीछे से सीक्रेट गलियारे, पैसेज अलग अलग शयन कक्ष को कनेक्ट करते हैं। जो रानी साहब पहले उठते वो पहले नहाते, मेकअप रूम में जाते, गेस्ट को अटेंड करते। तो पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व उनको सर्विसेज मिलती थी। ये रानी साहब और उनके सखी सहेलियों के मनोरंजन के लिए एक छोटा गेम जोन था जी। गेम जोन में आप देखें सारे इंडोर गेम्स रखे हैं, जिसमें हमने पासा और चौपड़, ऊपर रखा सांप और सीढ़ी का खेल, नीचे एक म्यूज़िक बॉक्स जो लकड़ी से बना, संगीत पेटी जी। जब कभी रानी कोई लिटरेचर, हिस्ट्री, पोएट्री लिखती तो इसमें उनका स्टेशनरी, पेंसिल, पेन, इंकपॉट, पेपर राइटर वगैरह रखा जाता है। छोटे छोटे से क्रिस्टल लैंप यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें नीचे कैरोसिन भरा जाता और ऊपर जो है लैंप में लाइट लगता है। गंजीफा ताश, छोटे प्रिंस, प्रिंसेस, राजकुमार, राजकुमारी को खेल खेल में एजुकेट करने के लिए प्ले कार्ड्स थे। ये चाइनीज़ चेकर, एक तरह का लकड़ी का क्रीड़ा पटल, रंगीन शतरंज आप यहाँ देखें, चेस बोर्ड रखा हुआ है जी। और ये छोटा सा एक लूडो। अच्छा। ये झरोखे रानी साहब के गॉसिप, चिट-चैट और विंडो शॉपिंग के लिए हुआ करते थे। छोटी छोटी लकड़ी की खिड़कियाँ खुलती, नीचे स्ट्रीट में बाज़ार दिखता। बाज़ार में चलते फिरते मर्द रानी का चेहरा नहीं देख सकते, तो कहने का मतलब उनका घूंघट, उनका पर्दा, उनका रेस्पेक्ट सोसाइटी के अंदर मेंटेन रहता था जी। ये कक्ष हमने गणगौर के लिए रखा है। यहाँ देखें आप, शिव और पार्वती को हमने राजस्थानी ड्रेस में डेकोरेट किया है। संस्कृत में गण मतलब शिव, गौर मतलब गौरी। होली के बाद चैत्र नवरात्रा में गणगौर फेस्टिवल 8 दिन मनाया जाता है। एंड ऑफ फेस्टिवल हम इन्हें लेक में विसर्जन नहीं करते, क्योंकि हिंदू मानते हैं शिव महाकाल हैं और हिंदू धर्म में देवी देवताओं का विसर्जन नहीं होता जी। सिर्फ उनकी शोभा यात्रा निकलती है, जिसे सभी वर्ण के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा। इस संग्रहालय में हमने एक कावड़, लकड़ी से बना चलता फिरता मंदिर रखा है। जब गांव में बड़े बुजुर्ग या कोई अपाहिज लंबी ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, तो एक आदमी इस मंदिर को घर घर, गांव गांव लेके जाता, घर पे कथा सुनाता, दर्शन कराता जी। फिर इसी आर्टिस्ट के ग्रैंडसन ने संग्रहालय के लिए अखरोट की लकड़ी के ऊपर इस हवेली में, यहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर था, जहाँ अभी पूजा नहीं होती, क्योंकि इसका ओरिजिनल मूर्ति लास्ट परिवार अपने साथ ले गया। तो आप देखें हमने हाथ से बना के पेंटिंग लगा रखी है श्रीनाथ जी की। तो इस मंदिर को हम सामने वाले दरवाजे से भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से आइए। ये हवेली में कृष्ण भगवान का मंदिर है। रानी साहब जब कभी मंदिर आते स्वयं पंखा करते, अपनी रॉयल सर्विसेज मंदिर और कृष्ण भगवान को स्वयं सर्व करते। कृष्ण भगवान के 56 भोग रानी साहब स्वयं बनाते। रूटीन लाइफ का खाना नौकरानियाँ और दासियाँ उनके इंस्ट्रक्शन में पकाती थी। इस वेसल में यमुना जल रखा जाता, जो कृष्ण का प्रसाद बनाने में, भोग लगाने में यूज़ करते जी। बाकी देवी देवताओं का प्रसाद हमारे यहाँ गंगा जल से बनता है, कृष्ण का प्रसाद यमुना जल से बनता है। अच्छा, सही है। इस हवेली में सबसे छोटी राजकुमारी का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा था।
तो उनके रिलेटिव, उनके रिश्तेदार उनके लिए अलग अलग गिफ्ट लेके आए। उनके मामा ने उनको चांदी का पलंग गिफ्ट किया जी। जो लगभग 80 साल पुराना है। उनकी मौसी उनके लिए चांदी की सुराही, शरबत के ग्लास, चाची और ताई की तरफ से लकड़ी के फर्नीचर गिफ्ट हुए। नानी और दादी ने उनको क्रिस्टल गिफ्ट किया। बुआ की तरफ से ये सब उनको गिफ्ट किया। ये इस हवेली में शीश महल का ये प्रवेश द्वार है, जिसको कांच और शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों को तराश के बहुत सुंदर नक्काशी से ये काम किया। ग्लास फ्रास्को, ग्लास मोज़ैक्स, अद्भुत सर। इसी में अंदर जाके हम शीश महल देखेंगे। ये जो चित्रकारी आप देख रहे हैं, ये पिछवाई शैली की पेंटिंग्स हैं जो हमारे मेवाड़ में लगभग 400 साल पुरानी है, जिसमें कृष्ण का श्रृंगार और उनके पीछे बनाई जाने वाली पेंटिंग को पिछवाई कहा जाता है। तो आप नोटिस करो, हर फ्रेम में कृष्ण भगवान एक ही पोजीशन में खड़े हैं। जो भी उनका श्रृंगार, डेकोरेशन चेंज हो रहा है, ये कहलाता है पिछवाई शैली, पिछवाई पेंटिंग। जी, ये इस हवेली का शीश महल, मास्टर्स बेडरूम। इसके कॉन्सेप्ट ये थे, उस ज़माने में पावर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। दिन में ये कमरे सूरज की रोशनी से चमकते। सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा होता तो एक दीपक कोने में लगता, उसके रिफ्लेक्शन से सारे कांच चमकते। राजा रानी के रूम में एक्स्ट्रा लाइट रहती थी। टेबल, चेयर, फर्नीचर नहीं होने की वजह से हर छोटे कमरे, चैम्बर के अंदर पेंटिंग का डेकोरेशन नीचे नीचे लो लेवल पे किया हुआ है, क्योंकि नीचे कारपेट पे ही उठते बैठते खाते पीते थे। ये फैमिली का डाइनिंग पैसेज, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। ये रास्ते ऊपर छत पे जाते, ये नीचे जाके रसोई में कनेक्ट हो जाते हैं। घूंघट और पर्दा करने वाली लेडीज़ अंदर बैठती, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सास और ससुर के सामने नहीं बैठती। अच्छा। होली, दिवाली, इसमें हाथ से बनी शराब, गुलाल, अबीर और भांग रखा जाता, जो आने वाले गेस्ट को सर्व किया जाता। जी। लेडीज़ यहाँ से बाहर देख सकती, बाहर खड़े गैर मर्द उनकी प्राइवेसी को अंदर नहीं देख सकते। आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले लोग, जो व्यूवर्स हैं, मैं उनको एक छोटी जानकारी देना चाहूँगा जी। कि भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा रेस्पेक्ट रहा है। जैसा हम जानते हैं कि इतिहास में एक राजा 10 से 15, 15 से 20 अलग अलग मल्टीपल शादियां कर रहे थे। वो एक तरह का राजनीतिक गठबंधन, पॉलिटिकल अलायंस हो रहा था। तो उनके रिलेटिव्स मिलकर के डिफेंस अटैक आर्मी बना रहे थे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। जी, है ना। तो हवेलियों में राजा की तरफ से अपॉइंट किए हुए उनके जागीरदार, उनके मंत्री, परिवार के राजपुरोहित और जो है मंदिरों के उनके राजवैद वगैरह जो है हवेलियों में रहा करते थे। जी। क्योंकि यही सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजा के कजिन्स थे। अच्छा। तो कुछ मदर साइड से मौसी, मामा के भाई, फादर साइड से बुआ, चाचा, ताऊ के भाई, एक यूनाइटेड फोर्स बनती, डिफेंस अटैक आर्मी, मदरलैंड को प्रोटेक्ट किया जाता। जी। तो इतिहास में राजा रानी एक पदवी, उपाधि और टाइटल था, लेकिन रिश्ते में वो हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी थे। तो राजा रोज़ एक पत्नी को अवसर देते रानी बनने का। जी। तो कई बार हमने स्टोरीज़ में ये बात देखी है कि एंड ऑफ द डिनर राजा कभी मिठाई, कभी स्वीट ऑफ़र करते और उनकी 10 से 15 वाइफ के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती। अच्छा। जो वाइफ उस स्वीट को एक्सेप्ट करती, राजा को साइन और मैसेज मिलता दूसरे दिन ये रानी बनेगी। तब वो एक अलर्ट मैसेज सिक्योरिटी गार्ड सर्वेंट्स को सर्व करते कि नेक्स्ट डे आप इनको प्रोटोकॉल, ट्रीट और रेस्पेक्ट करोगे और हमारी कुल देवी के मंदिर में रानी के हाथ से गरीब लोगों को चैरिटी डोनेशन। हो सकता है इस प्रैक्टिस से कुल देवी प्रसन्न हो और रानी को कोई राजकुमारी या कोई वारिस पैदा हो। तो फैमिली में जो भी प्रैक्टिस होता था अपने रिलेशंस को रेस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए होता था। जी। लेकिन जब से ये बॉलीवुड मसाला फिल्में बनने लगी है, जी। इन्होंने इतना ज़्यादा मैसेज दिया यंग जनरेशन को। लोगों को ये लगता है कि इतिहास में राजा बड़ा अय्याश होते थे और रानियाँ बड़ी बेचारियाँ जो हवेली और पैलेस में कैद होकर रहा करती थी। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि आप नोटिस करोगे हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी छोटे पब्लिक गार्डन, कुएँ, बावड़ी, धर्मशालाएं, सराय, वो सब रानियों ने बनवाया है। जी। तो जो रानी बनती थी उनका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी प्रजा को कुछ ना कुछ देवें। अब आप कल्पना करो, इस हवेली में जब कभी किसी रानी का जन्मदिन सेलिब्रेट होता तो सभी मेहमानों के मनोरंजन के लिए एक डांस कॉन्सर्ट नीचे आंगन में होता। इस हवेली के राज दरबार उस विंडो में बैठते। जी। जन्मदिन वाली रानी सा इस विंडो में बैठती
जितने भी उनके मर्द गेस्ट होते वो नीचे वाले कॉरिडोर में कारपेट सॉफ्ट कुशन्स पे बैठते। रानी की सिस्टर सखी सहेलियाँ ऊपर वाले कॉरिडोर में यहाँ आंगन में कारपेट पे बैठती, छोटी छोटी खिड़कियों से बैठ के नीचे डांस देखती, ताकि उनका घूंघट, उनका पर्दा, उनका रेस्पेक्ट वो सोसाइटी समाज में मेंटेन रहे। जी। तो इतना लंबा हमारा इतिहास रहा है, हमारे राजस्थान की परंपराएं रही है, हमारे संस्कार रहे हैं, और यही सब कुछ जानने के लिए देशी विदेशी टूरिस्ट राजस्थान को विज़िट करते हैं और हमारी शौर्य गाथाओं से, हमारे संस्कार, हमारे कल्चर, कस्टम, हमारी संस्कृति से इंस्पायर होते हैं। और कई बार वो हमें कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं और हमारी इतिहास और परंपराएं, रेस्पेक्ट, हमारे कल्चर और संस्कृति को वो इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, और वही हमारे लिए गर्व की बात होती है, प्राउड की बात होती है। तो एज ए म्यूज़ियम कोऑर्डिनेटर हमारी कोशिश ये रहती है कि इतिहास के जो इंसिडेंट्स हुए हैं जी, जिससे लोगों के बीच में एक गलत मैसेज जाए, ऐसी कोई कहानी हम यहाँ पे नहीं सुनाते हैं। आप सब परिवार यहाँ पधारिए। बागोर की हवेली उदयपुर शहर में गणगौर घाट के किनारे है। गणगौर घाट भी इसी हवेली का एक पार्ट और हिस्सा है, जिसे बाद में महाराणाओं ने इसको, शक्ति सिंह जी जो राजा के छोटे भाई थे, उन्होंने भी गणगौर घाट का निर्माण कराया है। तो आप सपरिवार उदयपुर शहर पधारिए और हमारी ऐतिहासिक धरोहरों में आप पधार करके यहाँ के हमारे कल्चर, हमारे इतिहास, उसकी जानकारी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस हवेली से मर्द वाले रास्तों से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और यही चौड़े गलियारे, बड़ी सीढ़ियाँ इस हवेली के मर्दों में अंदर आने और बाहर जाने के ये रास्ते थे। कठपुतली संसार इस संग्रहालय का मेन अट्रैक्शन, जिसमें हमने इमेजिन, कल्पना करी है महाराणाओं का शाही राज दरबार, राजमहल में कैसा लगता था। ऊपर सिंहासन लगा, आप देखें। दरबार में राजा के कजिन्स, मदर साइड से मौसी मामा के भाई, फादर साइड से बुआ चाचा ताऊ के भाई, महारानी और दूसरी रानियां यहाँ सामने बैठी हैं। अमेरिकन यूरोपियन टूरिस्ट इस आर्ट और क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से देखते भी हैं, और यहाँ जो कठपुतली का प्रोग्राम होता है, इस हवेली में हर रोज़ शाम को 7 से 8 1 घंटा पर्यटक, देशी विदेशी टूरिस्ट, उनके एंटरटेनमेंट, उनके मनोरंजन के लिए धरोहर डांस प्रोग्राम यहाँ पे होता है। जी। इसी आंगन में यहाँ एक नीम का पेड़ लगा हुआ है। अभी मॉनसून सीज़न है तो ये इसको हमने टेम्पररी शेड करके किया हुआ है, ताकि बरसात के टाइम में भी ये प्रोग्राम जारी रहे। शो मस्ट गो ऑन। इस हवेली में सामने एक वॉल पेंटिंग लगी हुई है। आप देखें, आकाश गंगा से देवी देवताओं को लग रहा है धरती पे विष्णु डांस कर रहे हैं, और सारी गोपियों को लग रहा है हमारा कृष्णा डांस कर रहा है। तो इनमें जो रंग और कलर पेंट लगाए जाते हैं, ये अरावलीज के अंदर पत्थर और मिनरल्स के रूप में मिलते हैं। जितना भी ये काला रंग लगाया हुआ है, ये सारा कार्बन है। सफ़ेद रंग चूना, लाइम और जिप्सम। रेड कलर ऑक्साइड है। ब्लू हम लैपिस जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव स्टोन होता है, ये बाहर से भी लाया जाता है। और ग्रीन और येलो कलर्स ये मेलाकाइट्स की लास्ट फॉर्म है। 5 से 6 बेसिक कलर्स को मल्टीपल कलर्स करके रंग बिरंगी पेंटिंग बनाई जाती थी। और अभी आने वाले जो टूरिस्ट अपना एंट्री टिकट लेते हैं, वो उनके परिवार की तरफ से एक सहयोग राशि होती है जो इस हवेली के मेंटेनेंस को जाता है। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कोविड-19 में जब ये म्यूज़ियम बंद था, हमने यहाँ हाथी की ये छोटी छोटी सी मूर्तियाँ उन्हीं अलग अलग आर्टिस्ट से बनवाई, जिनके दादा परदादा राजा महाराजाओं के लिए पत्थर के ऊपर कार्विंग करते थे, नक्काशी करते थे। जी। तो इस हवेली से भारत सरकार आर्टिस्ट को रोज़गार भी देती है और उनको नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है। अच्छा। कोविड-19 में जब म्यूज़ियम बंद था, तो उदयपुर फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने गणेश जी का पेंटिंग रिद्धि सिद्धि के साथ सिंथेटिक और केमिकल कलर से बनाया। जी। तो ये मर्दों के अंदर जाने, बाहर निकलने के लिए रास्ते, दरवाजे थे। इसी के प्रवेश द्वार पे 270 साल पुराना श्री गणेश जी का छोटा सा एक मंदिर है। अभी भी यहाँ पूजा होती है, और इनको वही पुजारी काका सेवा कर रहे हैं जिनके दादा परदादा इस हवेली में अलग अलग मंदिरों की पूजा करते थे। इस हवेली के अंदर अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स भी आते हैं। उनके एजुकेशनल टूर के लिए हमने एक रिसेंटली यहाँ पे एग्जीबिट करी है,
ताकि हिस्ट्री की जो सुपर हीरो हैं जिसमें द फाउंडर ऑफ जैसलमेर, वो इतिहास में कैसे दिखते थे, उनका ज्वेलरी सेंस, उनका टाइटल और उनका शासनकाल राज तिलक के बाद क्या था, वो यहाँ हमने मेंशन किया। जी। उसी तरीके से राव जोधा, द फाउंडर ऑफ जोधपुर, आपके सामने है। श्री महाराणा प्रताप जी की भी आप देखें, यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने रखी है। छत्रपति महाराज शिवाजी मराठास से, जी। और जयपुर के राजा सवाई मानसिंह, और अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के जो इंसिग्नियास, प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे, उनको भी हमने यहाँ डिस्प्ले रखा है, जिसमें जैसलमेर भी है, जोधपुर भी आप देख सकते हैं। जी। ये हमारे मेवाड़ का, जिसमें सूर्यवंशी महाराणा और ये राजपूत सैनिक, ये भील आदिवासी सैनिक हैं, और हमारे मेवाड़ की जो फर्स्ट राजधानी है चित्तौड़गढ़, यहाँ पे हमने जो है वो mention सारे किया। मोनोग्राम्स हैं ना। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो इन राजाओं का पॉलिटिकल पावर भारतीय संविधान में मर्ज हुआ, और उनके प्रतीक चिन्ह का पॉलिटिकल पावर अशोक सिंबल के अंदर मर्ज हो गया। तो ये जयपुर स्टेट, फिर गुजरात के अंदर बड़ौदा के राजा सियाजीराव गायकवाड़, ये किशनगढ़, जिसमें हमारे बीकानेर से महाराज सर गंगा सिंह जी, उनको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। जी। अलग अलग स्टेट्स के ये रॉयल फ्लैग्स भी हुआ करते थे। जब कभी आप जैसलमेर के गढ़ में पधारेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे ये फ्लैग आज भी लगा हुआ है, जोधपुर स्टेट में भी लगा हुआ है, और हमारे मेवाड़ के अंदर, जयपुर स्टेट के अंदर पचरंगा, और आपके बीकानेर में भी आप जो जूनागढ़ में जाएंगे या लक्ष्मी विलास पैलेस के अंदर, तो वहाँ आपको ये जी सर, रॉयल फ्लैग्स आज भी देखने को मिलेगा। देश आज़ाद के बाद इन सब का पॉलिटिकल पावर भारतीय संविधान में तिरंगे के अंदर मर्ज हो गया। जी। इस हवेली में हमने कुछ अस्त्र और शस्त्र को भी डिस्प्ले में रखा है, जिनको हमने कॉपी किया है सिटी पैलेस से। जी। तो सामने की तरफ हमारी एक छोटी एग्जीबिशन है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और अस्त्र और शस्त्र को देखते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि नवरात्रा में दुर्गा पूजा के साथ साथ शस्त्रों की भी पूजा होती है। ये सारे हमने कॉपी किए हैं, आर्टिस्ट से इनको बनवाया है इस संग्रहालय म्यूज़ियम के लिए। क्योंकि इंडिया में जब भी आप किसी ऐतिहासिक म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं, उसके डिस्प्ले में रखे हुए जितने छोटे और हल्के शस्त्र होते हैं, वो हमेशा से लेडीज़ के आत्मरक्षा और अटैक के लिए होते हैं, उनके डिफेंस के लिए। राजा राजकुमार हमेशा से थोड़े हाईटेक वेपन यूज़ करते हैं, तो उनके वेपन्स आप यहाँ देखेंगे। बर्छे भाले रखे हुए हैं, तीर कमान है, लंबी छोटी दूरी पर मार करने वाली बंदूकें हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, सुरक्षा कवच रखे हैं। जी। आप हमेशा नोटिस करोगे रॉयल फैमिली का सारा शस्त्र वेल डेकोरेट होगा। वो इसलिए कि लड़ाई में कोई शहीद हुआ तो उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए वेपन्स और शस्त्र काम में आता था। जी। फिर जब मिलिट्री अपग्रेड होने लग गई, तब सोल्जर्स को यूनिफॉर्म, बैज और स्टार्स लगने लग गए। तो हमारे यहाँ के भील आदिवासी बाम्बू ग्रास के ऊपर अलग अलग शेप के तीर बनाते हैं। नोटिस करो सेंटर में कुछ तीर चंद्रमा जैसा दिख रहा है, जी सर। उसके एकदम राइट और लेफ्ट में चम्मच, स्पून जैसे हैं, जी। कुछ नुकीले और शार्प। वो इसलिए कि रणनीति में किसी को चेतावनी देना, वार्निंग करना या डराना धमकाना होता तो चम्मच वाला तीर छोड़ते, ताकि उसको चोट ना लगे, डर के भाग जाए। गहरी चोट लगाने के लिए नुकीला शार्प, और सामने वाला बहुत आक्रामक जानलेवा हमला कर रहा है तब उसकी छाती के ऊपर चंद्रमा, ताकि सेम टाइम उसका हार्ट और लंग्स पंचर हो और ब्लीडिंग से आदमी एट द स्पॉट खत्म हो। अच्छा। तो ये यूज एंड थ्रो जो बैटल फील्ड में काम आता। जी। लेकिन जब शिकार खेलने जाते हैं तो इनको यूज़ करते हैं, जो लोहे और मेटल से बने हुए हैं, ताकि इनको बार बार रीयूज़ किया जा सके। शिकार अगर दूर होता तो हल्के तीर को यूज़ किया जाता, शिकार अगर काफ़ी नज़दीक और करीब होता तो उसके ऊपर चंद्रमा आता, ताकि एट द स्पॉट शिकार किया जा सके। जी। तो शिकार भी एक तरह की ट्रेनिंग होता था कि किस तरीके से आप बिना किसी सुविधाओं के जंगलों के अंदर या रणभूमि के अंदर अपने आप को जीवित रख सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। डिफरेंट कंडीशंस में आप अपने शस्त्र और वेपन्स कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सारा शस्त्र शास्त्र के अंदर हर प्रिंस और प्रिंसेस को कंपलसरी सब्जेक्ट सिखाया जाता था, जिसमें उनको घुड़सवारी, आर्चरी, डिफेंस, अटैक, कॉम्बैट। तो इस तरीके से जो क्षत्रिय अपना शस्त्र शास्त्र के अनुसार चलाता, वही सच्चा क्षत्रिय कहलाता। अच्छा। इस शस्त्रालय में हमने ये 4 महाराणाओं के पोर्ट्रेट रखे हैं, जिनका बचपन इसी हवेली के अंदर बीता, जिसमें महाराणा सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह और सज्जन सिंह जी, जिन्होंने सज्जनगढ़ बनाया, उनको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इस
हवेली के संग्रहालय में हमने राजसी शादी की अलग अलग जो रस्में हुआ करती थी उसको भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, क्योंकि उदयपुर विज़िट करने वाला हर पर्यटक को ये मालूम है कि उदयपुर आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है और देशी विदेशी लोग आते हैं, यहाँ रॉयल वेडिंग्स भी होती है। तो राजा और रानी अपने परिवार में अपनी राजकुमारियों की शादी कैसे करते थे वो सब हमने यहाँ पे इमेजिन करके डिस्प्ले किया है, जिसमें फर्स्ट चैम्बर हम देखेंगे। राजा रानी चाहते हैं उनकी राजकुमारी की शादी हो। जी। जगदीश मंदिर से राजपुरोहित को बुलाया गया है जो कुंडली मिलान करके लगन और मुहूर्त निकाल रहे हैं, शुभ मुहूर्त। जी। यहाँ आप नोटिस करोगे राजा की पगड़ी शेप डिफरेंट है, सिक्योरिटी गार्ड का अलग है, राजपुरोहित ने अलग शेप की पगड़ी पहन रखी है। तो पगड़ी से पहचान होती है मर्द कहाँ से रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं। जी। तो जब लगन मुहूर्त निकला तो राजकुमारी ने अपनी सिस्टर फ्रेंड्स को बुलाया है जो उनको मेहंदी लगा रही हैं यहाँ पे। तो आप देखो मेहंदी की रस्म चल रही है, दो सिस्टर बैठ के उनके लिए शगुन के गीत गा रही हैं हारमोनियम और ढोलक के ऊपर। जी। फिर 10 दिन के बाद पड़ोसी राज के राजकुमार अपनी बारात लेके आए हैं, यहाँ तोरण की रस्म हो रही है, तोरण लगे हुए हैं। तोरण की रस्म के बाद हमारे राजस्थान में सासू माँ जो हैं वो बारात का स्वागत करती है, जिसमें सबसे पहले वर का जो है स्वागत किया जा रहा है, मदर इन लॉ, आंटी इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो ये लेडीज़ के पोशाक से आने वाले देसी विदेशी टूरिस्ट को जानकारी मिलती है कि यहाँ की लेडीज़ की जो पोशाक है, उनकी साड़ी है, कितनी भव्य सुंदर हुआ करती है। फिर लेट इवनिंग मंडप में फेरे लिए जा रहे हैं, जिसमें पंच तत्व में अग्नि को साक्षी मानते हैं राजा रानी कन्यादान कर रहे हैं, राजपुरोहित मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, वर और वधू पति और पत्नी बन चुके हैं। जी। वेरी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सुबह ब्रेकफास्ट टाइम में शादी बारात में आए जितने भी सिंगल बैचलर हैं वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, स्वीट और मिठाई ऑफर करते हैं, क्योंकि हो सकता है दुल्हन की कोई कज़िन सिस्टर दूल्हे के किसी भाई को पसंद करे। तो नेक्स्ट जोड़े की तैयारी यहाँ से शुरू होती है और इसे हमारे यहाँ कुंवर कलेवा बोला जाता है। फिर शाम के टाइम वर वधू के मनोरंजन के लिए सोने की अंगूठी ढूंढी जा रही है और लास्ट नॉट लीस्ट और राजकुमारी की विदाई देखेंगे हम यहाँ पे, जिन्हें हमने डोली और पालकी में बिठाया है। पीछे उनकी कज़िन सिस्टर्स हैं, ग्रीन साड़ी में राजमाता और राजपिता पैलेस के अंदर अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। जी। ये सारा थीम हमने इमेजिन करके यहाँ पे डिस्प्ले किया है। अभी हम इस हवेली के नीचे वेयर हाउस, गोडाउन और गोदाम में खड़े हुए हैं। इन छोटे छोटे चैम्बर में अनाज, मसाला, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह को स्टोर किया जाता था। जी। और नौकर चाकर यहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले करके इन सीक्रेट पैसेज से ऊपर रसोई में जाते, परिवार के लिए खाना बनता और उनको सर्व किया जाता। फिर बाद में हमने ये सब लकड़ी से, ये जो शादी का टेंट है इसको भी हमने लकड़ी से डेकोरेट किया है और इसको संग्रहालय म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। परिवार के सभी सदस्यों के मनोरंजन के लिए इस हवेली संग्रहालय में हमारे पास सभी कुछ है। जी। तो आप सब परिवार पधारिए, ये हमारा नम्र निवेदन भी है और यहाँ पधार के हमें सेवा का अवसर दीजिए। जी। बच्चों से लेके बड़े बुज़ुर्ग, घर की महिलाएं और जो यंगस्टर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशंस के लिए बहुत कुछ यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया। इस चैनल के माध्यम से जिसने भी ये वीडियो देखी है मेरे, तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आपके कमेंट्स ज़रूर हमें इस चैनल के माध्यम से दें, ताकि आपके छोटी ब्लेसिंग्स और शुभकामनाओं से हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका भी आपको इंतज़ार रहेगा। तो ये राजा ट्रैवल के नाम से है, उसको आप ज़रूर सपरिवार देखिए। तो सर ये एंड हो गया, तो मतलब हवेली का टूर कर लिया हमने? हाँ, ये हवेली का टूर एक कंप्लीट है। 30 से 35 मिनट का एक छोटा टूर रहता है। जी सर। जिसमें आप परिवार के साथ पधारते हैं तो आपका 60 रुपीज़ प्रति व्यक्ति यहाँ पे जो है एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज में एंट्री टिकट रहता है जी। और आप इस हवेली के अंदर। और सर जो नाइट शो रहता है, नाइट शो जो रहता है वो हवेली म्यूज़ियम संग्रहालय बंद करते हैं हम 6 बजे। जी। और उसके बाद यहाँ से टिकट मिलना शुरू होता है जो 125 रुपये का टिकट रहता है। जी। और 1 घंटे का शो 7 से 8 ये यहाँ इस हवेली में एवरी डे रहता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।